गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का अर्थ। ये बीकॉम हिस्ट्री के अंदर है और इसका अच्छा सवाल ये आता है। अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है। मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, मनुष्य की आर्थिक क्रिया में वृद्धि करना। मनुष्य दिन में कई प्रकार के काम करता है, जैसे धार्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक जो काम उसमें होते हैं। किंतु मनुष्य अपने जीवन का अधिकतम भाग आर्थिक क्रियाओं पर व्यतीत करता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। हम अपने चारों ओर दृष्टि डालें तो हमें ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं। जैसे किसान खेत में, दुकानदार दुकान में, अध्यापक स्कूल में, डॉक्टर अस्पताल में, वकील कचहरी में। ये सब अपने अपने कार्य करते हैं। इन कार्यों के लिए जाने का जाने का कारण स्पष्ट है कि मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। अतः अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं और संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें आवश्यकताएं, प्रयत्न, धन और संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य मानवीय आवश्यकताएं मनुष्य की मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं जब कि उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित होते हैं। यदि प्रकृति ने इन असंख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी साधन हवा, पानी, धूप की भांति प्रचुर मात्रा में दिए जा होते हैं, और यदि फिर भी इनमें से प्रत्येक के पास अलादीन का चिराग होता जिसके केवल रगड़ने मात्र से ही हम अपनी सभी इच्छाएं तृप्त कर लेते, तो शायद कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है, दुर्लभ है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य के प्रत्येक प्रयासों का अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा दुर्लभ साधनों से अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये कुछ मैंने आपको इसकी बताइए पृष्ठभूमि। अब इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा का अपन बात करते हैं तो अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है। भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न समय में अर्थशास्त्रियों ने अपनी भिन्न भिन्न परिभाषा दी है, अनेक प्रकार की परिभाषा दी है। आज तक कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इस संबंध में जे.एन. किन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र ने अपने गले में परिभाषाओं का फंदा डाला है। इसी प्रकार श्रीमती बारबरा ब्यूटिन ने कहा है, जब कभी वह अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं तो वह 7 मत पाए जाते हैं। इन मतभेद के कारण कॉमेट, मॉरिस डॉब ने, गुन्नाल मिडन ने जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अर्थशास्त्र की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह एक परिवर्तनशील विषय है और एक विकासशील विषय है। ठीक है, इसलिए इसकी कोई एक परिभाषा देना संभव नहीं है। एरिक रोल ने भी कहा है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा देना जरूरी होता है। इसके अंदर अपन 4 तरह की बातें ये परिभाषा लेंगे। पहला है धन संबंधी परिभाषा, दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा है सीमितता या दुर्लभता, और चौथा है विकास संबंधी परिभाषा। तो पहला अपन बात करेंगे धन संबंधी परिभाषा की। अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन बात करते हैं सर्वप्रथम 1776 में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का जनक माना गया है। इसकी एक पुस्तक थी जिसका छोटा नाम वेल्थ ऑफ नेशन नाम से प्रसिद्ध हुई। अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज है। और एडम स्मिथ ने यह भी कहा है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। उसके अनुसार अर्थशास्त्र में निम्न प्रकार की बातें का अध्ययन किया जाता है।
पहला है राष्ट्रों का धन का अध्ययन। राष्ट्रों का धन क्या है? ठीक है, राष्ट्रों का धन कौन कौन से तत्वों पर निर्भर करता है। तीसरा ये कहता है कि धन का वितरण कैसे होता है। ठीक है ना, तो अपन कुछ इसमें बातें इसमें बताते हैं। तो एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र का संबंध धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण से होता है। कुछ समय पश्चात एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा का अनेक अर्थशास्त्रियों जैसे जेबी से, वॉकर, मिल और सीनियर ने इसका समर्थन किया। ये इसके साथ में थे। इन अर्थशास्त्रियों ने धन को ही अर्थशास्त्र माना है। यहाँ जेबी से ने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, विवेचन करता है। वॉकर ने भी कहा है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। ज्ञान की वह शाखा है जो धन का अध्ययन करता है। सीनियर ने कहा है, एक प्रोफेसर का नाम है सीनियर, राजनीतिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री सुख नहीं किंतु धन है। ये इसके अंदर कुछ मैंने आपको परिभाषा बताई है। अब ये जो धन संबंधी इन्होंने परिभाषा दी है, ठीक है, एडम स्मिथ और इनके जो समर्थक थे उन्होंने, तो इनकी सबकी विशेषता क्या थी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अंदर पहला इसमें अपन बात करते हैं, तो पहला है धन का अध्ययन। धन संबंधी परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल धन का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस बात की जानकारी देना है कि राष्ट्रों के धन में किस प्रकार वृद्धि की जाए। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसमें है धन का अर्थ। इस परिभाषा के अनुसार केवल कीमती भौतिक पदार्थों जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मुद्रा आदि को ही धन माना गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इसके अंदर सुख का साधन। मानव जीवन में सभी सुखों का एकमात्र साधन धन ही है। जितना धन अधिक होगा उतनी ही सुख समृद्धि अधिक होगी। चौथा पॉइंट आर्थिक मनुष्य। इस परिभाषा में एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है जो केवल स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता है। धन का कारण नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि बढ़ती है। अब ये इन्होंने 5 पॉइंट इसमें दिए हैं। धन का अध्ययन, धन का अर्थ, धन सुख का साधन, आर्थिक मनुष्य और धन का कारण। ये 5 पॉइंट जो दिए हैं ये कहते हैं कि मनुष्य के पास में धन है तो मनुष्य खुश रहेगा, उसकी उन्नति मानी जाएगी। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा होता है? वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? तो इसकी इन प्रोफेसरों की, ठीक है ना, आलोचना की है। तो आलोचना कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर, तो अर्थशास्त्र की धन संबंधी प्रभाव से प्रेरित होकर मानव का शोषण करना शुरू कर दिया। पूंजीपतियों ने अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए श्रमिकों को अधिक काम करने के लिए मजबूर किया। मजदूरों के काम करने के घंटे बढ़ा दिए। स्त्रियों और बच्चों से गलत काम करवाए जाने लगे। परिणाम स्वरूप यह विज्ञान विद्वानों की दृष्टि से गिरने लगा। उस समय के समाज सुधारकों, ठीक है, कोलाई, स्किन, डिकन आदि ने अर्थशास्त्र को गणित विज्ञान और दाल रोटी का विज्ञान माना। धन का, ठीक है, दाल रोटी का विज्ञान माना। कुबेर का ग्रंथ अधम विज्ञान, धनी बनने का विज्ञान कहकर इसकी आलोचना की गई। उनके अनुसार एडम स्मिथ की परिभाषा ने मनुष्य को संतुष्ट ही नहीं बल्कि स्वार्थी, लोभी, धन का पुजारी बना दिया। इंग्लैंड के ईसाई धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक ऊंट तो सुई के छेद में से निकल सकता है, लेकिन वह धनवान व्यक्ति स्वर्ग में कदापि नहीं जा सकता। तो इन्होंने बात बताई है। इसके साथ में एडम स्मिथ की जो परिभाषा है उसको बहुत से पॉइंट से अपन ये बात करेंगे जिसके अपन आलोचना कर सकते हैं। तो पहला है धन को अधिक महत्व देना। ये बहुत गलत बात है कि धन को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि ये परिभाषा के अंदर सर्वप्रथम प्रथम स्थान पर मनुष्य को न रखते हुए धन को स्थान दिया है, जबकि मनुष्य को गौण स्थान दिया है। मनुष्य को धन अर्जित करने का साधन माना गया है। वास्तव में धन मनुष्य के लिए होता है, न कि मनुष्य धन के लिए। मनुष्य की उपेक्षा इस परिभाषा की महान त्रुटि है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है धन का संकुचित अर्थ। धन संबंधी परिभाषा में केवल कीमती भौतिक वस्तुओं जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी
मुद्रा, आभूषण जैसे हीरे जवाहरात आदि सेवाओं को भी धन में शामिल किया गया है। धन के संकुचित अर्थ के कारण इस परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यर्थ में सीमित कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है आर्थिक मनुष्य की गलत धारणा। धन संबंधी परिभाषा में जिस जिस सार्थक मनुष्य की कल्पना की गई है वह ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वो लागू नहीं होता। व्यवहार में मनुष्य धन कमाने की अतिरिक्त अनेक कारण हैं, जैसे दया है, धर्म है, राजनीति है, प्रेम है आदि से प्रभावित होता है। केवल धन से ही व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है धन वृद्धि के तरीकों की उपेक्षा। भाषा में देश में धन वृद्धि पर जोर दिया गया है, लेकिन धन को किन किन तरीकों से बढ़ाया जाए इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि धन उचित कार्यों से कमाया जाए या अनुचित। वास्तव में अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल उचित कानूनी न्यायपूर्ण कार्यों का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है धन व प्रसन्नता में कोई संबंध नहीं है। धन संबंधी परिभाषा केवल धन को प्रसन्नता का एकमात्र साधन माना जाता है, जबकि धन व प्रसन्नता में कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्रसन्नता में एक मानसिक स्थिति है, तो उन्होंने कहा है कि यदि आपके पास धन आएगा आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव कल्याण की उपेक्षा। इसके अंदर ये इस परिभाषा में मानव कल्याण की उपेक्षा करके धन संग्रह पर अनुचित बल दिया गया है। आलोचकों के अनुसार अर्थशास्त्रियों का उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य तो धन के उचित प्रयोग द्वारा मानव कल्याण से ही संबंधित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है दुर्लभता सिद्धांत की उपेक्षा। दुर्लभता मतलब सीमितता। सीमित आर्थिक समस्याएं दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता अनंत है और व्यक्ति के जो साधन है वो सीमित है। दुर्लभता अर्थशास्त्र के अध्ययन का मूल आधार है, परंतु धन संबंधी परिभाषा के इस सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना की गई है, तो इस परिभाषा की सबसे बड़ी त्रुटि है। ये मैंने आज आपको कुछ पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, तो आपको इसमें याद करने हैं। संक्षिप्त में अपन ये कह सकते हैं कि धन अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा अपूर्ण, अवैज्ञानिक और दोषपूर्ण है। इसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यर्थ में संकुचित कर दिया है। ठीक है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस परिभाषा का एग्जाम के में कई बार का सवाल इसमें आता है, तो उसमें आता है कि एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा की व्याख्या कीजिए, ये सवाल आ सकता है, या धन संबंधी परिभाषा किसने दी, ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिए, ये भी इसके अंदर सवाल बन सकता है। ये 7 नंबर का सवाल भी आता है और 15 नंबर का भी सवाल इसमें आता है। आपको इसको याद करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक है, और साथ में कमेंट भी करना है, ठीक है ना, तो मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू।